स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ज्ञान में, जहां हम पूर्व वीडियोज़ की भांति इस बार भी एक नए वर्ष के जीआईएससी प्रवक्ता के परीक्षा प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं, जिसमें 2015 के जीआईएससी प्रवक्ता परीक्षा का प्राचीन इतिहास खंड के प्रश्न हैं, जो बहुत ही उपयोगी हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें कुछ प्रश्न तो जीएस में जो बराबर पूछे जाते रहे हैं वो प्रश्न हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो जीआईएससी स्पेशल हैं। आप ध्यान से देखेंगे, रिवीजन भी करेंगे, साथ ही साथ इसकी कुछ व्याख्याएं भी हम करते हुए चलेंगे, जिससे प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न भी अगर आते हैं तो उन प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई ना हो। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी का पहला प्रश्न ये है, कालक्रम से लगाएं। हम देखेंगे लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नवपाषाण युग। इसमें हम देखते हैं कि जब पाषाण युग से हम इतिहास में चलते हैं तो सबसे पहले पूर्व पाषाण युग आता है, फिर मध्य पाषाण युग आता है, फिर नवपाषाण युग आता है, और उसके बाद कांस्य युग आता है, फिर लौह युग आता है। तो पाषाण युग में इसमें सहज ही हम देख सकते हैं जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके बाद मध्य पाषाण युग इसमें है नहीं, फिर नवपाषाण युग हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर कांस्य युग आया है, तो हमें जानना होगा कि कांस्य युग का संबंध किससे है। तो हम देखते हैं कांस्य युग का संबंध जो है वो हड़प्पा जो संस्कृति थी वो कांस्य युगीन संस्कृति थी, हड़प्पा। तो जाहिर सी बात है पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग के बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है, तो फिर इसका विकल्प हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। इसके बाद से लौह युग कब की सभ्यता है या लौह युग कब था, तो भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ये कब का है, ये उत्तर वैदिक काल से इसका माना जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि इसका क्रम क्या है। इस क्रम में हम देखते हैं कि सबसे पहले 3, 4, 2 और फिर 1। अब हम इनको विकल्पों में देखते हैं। तो विकल्प ए, बी, सी, डी, डी में यह विकल्प मिलता है। इस प्रश्न का जो विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थलों में कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो अब हम देखेंगे चित्रकला के लिए प्रसिद्ध इसमें ए बाघ भी मिलेगा, बी अजंता भी मिलेगा, सी भीमबेटका भी मिलेगा, और अमरावती अदर सेंस में मिलेगा। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला चूंकि इसमें पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रकला, शैल चित्रकला। तो जब हम बाइफरकेट करेंगे कि अजंता कब था, बाघ कब था और भीमबेटका कब था, तो इस प्रश्न का सहज उत्तर लगा लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे जनरली हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन यही होता है, आप लगाने का प्रयास करते रहिए कि हमारी व्याख्या के अनुसार कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला कैसे अलग होगा बाघ से, अजंता से। तो जो बाघ की गुफाएं हैं और जो अजंता की गुफाएं हैं, ये दोनों गुफाएं ऐतिहासिक कालीन हैं, और ये गुफाएं ठहरती हैं मौर्य काल के बाद की। बाघ की जो गुफाएं हैं और अजंता की जो गुफाएं हैं ये मौर्य काल के बाद की गुफाएं हैं। और प्रागैतिहासिक चित्रकला इसमें पूछा है, तो बाघ तो होगा नहीं, अजंता भी नहीं होगा। अब अमरावती अपने स्तूपों के लिए जानी जाती है, न कि शैल चित्रकला के लिए जानी जाती है। तो ऐसे में हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचता है और वो बचता है भीमबेटका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भीमबेटका। इसके 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 साथ ही हम परीक्षा में जो बार बार क्लियर होता है, चूँकि गुफाएं और चित्रकला बाघ, अजंता और भीमबेटका तीनों जगह से मिलती है, तो ऐसे में हम बहुत आराम से इसका उत्तर निकाल सकते हैं कि बाघ और अजंता ये मौर्य काल के बाद का है। और प्रागैतिहासिक अगर देखते हैं कोई, तो ये प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका ही केवल आती है जो प्रागैतिहासिक है, और बहुत सहज ही इसका उत्तर हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी सैंधव सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। और
इसमें विकल्प में हम देखेंगे हड़प्पा, चनहुदड़ो, रंगपुर और रोपड़। तो जो भवनों के अवशेष जो प्राप्त होते हैं वो बेसिकली हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त होते हैं। 2 अक्षय स्थल हैं, तो इस विकल्प में तो केवल एक हड़प्पा ही दिखाई दे रहा है। और इसका सेंस हम देखेंगे, मजदूरों के मकानों के अवशेष, मजदूरों के मकानों के अवशेष ये कह रहा है। तो ये मिलते कहाँ से हैं? हड़प्पा से मिलते हैं। मजदूरों के मकानों को जो अवशेष मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? हड़प्पा से मिलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, हड़प्पा। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। हड़प्पा में दो पंक्तियों में, उत्तर और दक्षिण की पंक्ति में 8 गृहों के अवशेष मिले हैं, और इन घरों के आकार और प्रकार को देखने से ही यह अनुमान लगता है कि यह मजदूरों के आवास रहे होंगे। जिस प्रकार ये बने हैं उनको देखने से हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? विकल्पों में देखते हैं लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा और आलमगीरपुर। तो जो लकड़ी की नाली के निर्माण में जो लकड़ी का प्रयोग किया गया है वह स्थल कौन सा हो जाएगा? इसमें स्थल हो जाएगा कालीबंगा। इसका विकल्प हो जाएगा सी। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं उन साक्ष्यों को बार बार पढ़ना और रटना ही हमारे पास विकल्प होता है। दूसरा कोई विकल्प इसमें समझने जैसा नहीं होता है। जैसे अब कालीबंगा की बात आई है तो कालीबंगा से अन्य चीज़ भी हम देख सकते हैं कि क्या क्या मिले हैं जो बार बार पूछते हैं। जैसे अलंकृत ईंट। जनरली सिंधु सभ्यता के अन्य साइड से अलंकृत ईंट नहीं प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ से अलंकृत ईंट, तांबे की बनी हुई चूड़ियाँ, आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अलंकृत, और इसको ध्यान से देख भी सकते हैं। अलंकृत ईंट हो गया कालीबंगा से। फिर उसके बाद तांबे की बनी चूड़ियाँ हो गई, ये भी यहाँ मिले हुए जो साक्ष्य हैं उसमें विशिष्ट ही है, तांबे की बनी चूड़ियाँ हो गई। इसके बाद से पत्थर के सिलबट्टे जो आज भी हम घरों में प्रयोग करते हैं, तो ये सिलबट्टे हो गए, सिलबट्टे। इनको बार बार देखना, बार बार पढ़ना ही। और जुते हुए खेत जो सर्वप्रचलित है, बार बार पूछा जाता है, जुते खेत। जूते खेत हो गए। मिट्टी की खिलौना गाड़ी, ये भी सर्वप्रचलित है, खिलौना गाड़ी। आप चाहें तो इनको एक नोटबुक पास में रखें, इन प्रश्नों को लगाते भी रहें और नोट भी करते रहें ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। जैसे कालीबंगा से जो इस प्रश्न में पूछा गया है वो पूछा गया है कि नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग, और इसका उत्तर होता है सी, कालीबंगा। इसके साथ ही साथ कालीबंगा से के स्थल से और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जूते खेत, खिलौना गाड़ी, अलंकृत ईंट, तांबे की चूड़ियाँ और सिलबट्टे, ये प्राप्त होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से और बड़ौली से। तो चूंकि मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही ऐसी मुद्रा एक प्राप्त होती है जिससे बाघ से लड़ता हुआ एक व्यक्ति को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हड़प्पी स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई? सर्वप्रचलित प्रश्न है ये, और इसका भी आंसर हो जाएगा रंगपुर, हड़प्पा, राखीगढ़ी। आप एक बार प्रयास करें। योगी की जो मूर्ति प्राप्त होती है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और जो ये
प्रश्न है योगी की मूर्ति का। योगी की जो मूर्ति है उसके दाईं तरफ हाथी और बाघ और बाईं तरफ गैंडा और भैंसा, ये भी एक सर्वप्रचलित प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। कभी कभी तो किन किन पशुओं का जिक्र योगी की मूर्ति के साथ अंकन है, यह भी प्रश्न बनाया जाता है। तो हम इसमें देखेंगे, ये है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? यह बहुत सहज ही इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे लोथल जो था वो व्यापार वाणिज्य का केंद्र था उस समय संध्याकालीन स्थलों में, गोदीवाड़ा का साक्ष्य वहाँ से मिलता है लोथल से। तो जो उस समय जो धातुएं जो ज्ञात थी उसमें हम देखेंगे चांदी, क्या नाम है, चांदी का ज्ञान था लोगों को, कांसा का भी ज्ञान था लोगों को, तांबा का भी ज्ञान था लोगों को। अगर किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था तो वो था सोना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संहिताएं, स्मृतियां, आरण्यक और उपनिषद। तो हम जानते हैं वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, और श्रुति का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है सुना हुआ। संहिताएं, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ ये तो वैदिक साहित्य में शामिल हैं। जबकि स्मृतियों की रचना जो हुई है वो कब हुई है? स्मृतियों की रचना हम देखते हैं हुई है सूत्रकाल में। सूत्रकाल यानी कि वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्मृतियां, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुष सूक्त भाग है। पुरुष सूक्त के ए महाभारत का, बी भगवत गीता का, सी ऋग्वेद का या डी अथर्ववेद का? तो पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद का भाग है। तो विकल्प सी इसका उत्तर होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन दिया गया है, और जिसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। और उसी संदर्भ में पुरुष सूक्त का जिक्र आया है और ये ऋग्वेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण या डी अथर्ववेद? आप इसको लगाने का प्रयास करें। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी अथर्ववेद। डी अथर्ववेद इसका उत्तर हो जाएगा। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या महावीर? तो 23वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ जी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। थोड़ा सा पार्श्वनाथ जी के बारे में जान लेते हैं। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता जो अश्वसेन थे वो काशी के राजा थे और इनका जन्म वाराणसी में ही हुआ था। इनकी 4 शिक्षाएं थीं। जो 4 शिक्षाएं हम जैन धर्म की देखते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह ये किसकी शिक्षाएं थी? ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह जो हैं ये शिक्षाएं थी किसकी? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की। और महावीर ने इसमें 5वां जोड़ा था, उसका भी जिक्र आगे प्रश्न में आएगा, लेकिन यहाँ हम जान लें तो जैन विश्वास के अनुसार जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है समुद्रगुप्त के सिक्कों पे, हर्ष के सिक्कों पे, कनिष्क के सिक्कों पे और स्कंदगुप्त के सिक्कों पे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, कनिष्क प्रथम के सिक्कों पे। जैसे जो भी शासक बुद्ध से प्रभावित होगा
उसकी आकृति उत्कीर्ण उसी के सिक्कों पे मिलेगी। और कनिष्क प्रथम जो है वो बुद्ध की से प्रभावित था, इसलिए बुद्ध की आकृति अपने सिक्कों पर उसने उत्कीर्ण करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगृह में, चंपा में। तो जो जैन शिक्षक थे स्थूलभद्र जी, इनका जन्म जो हुआ था, पहले उत्तर जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था विकल्प ए, पाटलिपुत्र में। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके गुरु जो थे वो संभूति विजय। इनकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय हुई। उसी समय लगभग मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा और भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत दो भागों में बंट गया। श्वेतांबर तथा दिगंबर दो संप्रदाय हो गए। जो मगध में रह गए थे वे श्वेतांबर कहलाए थे, ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, और जो भद्रबाहु और उनके समर्थक ये नग्न रहते थे, ये दिगंबर कहलाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आम्रपाली पुत्री थीं वैशाली के एक मुखिया की, वैशाली के महान वैद्य की, वैशाली के धनाढ़ नागरिक की, वैशाली की एक कवि की। तो आम्रपाली जो हैं वो वैशाली की एक मुखिया की पुत्री थी। विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? तो पाटलिपुत्र, पेशावर, अलकापुरी और कौशाम्बी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। इसकी स्थापना उदयन ने की थी। यह भी प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है, तो आप जान लीजिए उदयन ने इसकी स्थापना किया और गंगा और सोन नदियों के संगम पे किया था। पाटलिपुत्र से अक्सर प्रश्न बनते हैं। गंगा और सोन नदियों का जो संगम है वहाँ पे इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और अब ये इतना ही नहीं किया था उदयन, उसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित भी की थी। तो इसकी पहचान, यहाँ प्रश्न यह है कि कुसुमपुर की से की जाती है, तो पाटलिपुत्र का एक नाम क्या है? कुसुमपुर भी है। इसकी स्थापना उदयन ने की थी और कहाँ की थी? तो गंगा और सोन नदियों के संगम तट पे किया था और बाद में इसने अपनी राजधानी भी वहाँ पे स्थानांतरित करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गणिका का राज्याभिषेक, किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था? ए साल्वती, बी आम्रपाली, सी वसंत सेना या डी रामानिया। तो जनरली साल्वती गणिका जो थी नगर वधु थी और इसी का राज्याभिषेक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसी का गणिकाभिषेक जो हुआ था वो हुआ था साल्वती। ठीक है, गणिकाभिषेक हुआ था। ये कौन थी? तो ये साल्वती थी और विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। जीवक जो था, जीवक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे भी, ये साल्वती का ही पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? जस्टिन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क। तो इसमें हम देखते हैं जस्टिन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क और मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज होगा, इसका उत्तर सी हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा था। और मेगास्थनीज की एक प्रमुख पुस्तक जो है वो इंडिका है। मेगास्थनीज की प्रमुख पुस्तक जो है वो इंडिका है और इंडिका में वह मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी वो देता है। कई बार प्रश्नों में इंडिका किसकी रचना है यह भी पूछा गया है। तो यह मेगास्थनीज ही है जो मौर्यकाल की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि आप विकल्प में देखेंगे तुषास, पुष्यगुप्त, बिंदुसार और राधागुप्त।
तो इस क्वेश्चन में पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तो सौराष्ट्र का जो प्रांतीय गवर्नर था वो पुष्यगुप्त था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अशोक के समय भी वहाँ का एक प्रांतीय गवर्नर या प्रशासक हुआ करता था, वो था तुसास्प। तो जब भी प्रश्न में अशोक के समय पूछा जाएगा, अशोक के समय जब पूछा जाएगा कि वहाँ का प्रांतीय गवर्नर कौन था, तब तुसास्प होगा। लेकिन अगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूछा जाएगा तो उसका उत्तर पुष्यगुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर कौन हो गया, तो ये पुष्यगुप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के जो अभिलेख हैं और उसमें जो विभिन्न घटनाएं वर्णित हैं और मिलती हैं, ये भी प्रश्न सैंधव सभ्यता के स्थल जैसे पूछे जाते हैं कि कहाँ से तांबे की चूड़ियाँ मिली, कहाँ से इक्का गाड़ी मिली, उसी प्रकार इससे भी संबंधित प्रश्न बार बार आते हैं, जिनको बार बार देखना ही एक विकल्प है। और इस प्रश्न में बुद्ध धर्म एवं संघ, बुद्ध धर्म नहीं धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख का पूछा गया है। तो इसमें यह भाब्रू लघु अभिलेख शिलालेख जो है, विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। भाब्रू लघु शिलालेख में ही अशोक का नाम भी मिलता है प्रियदर्शी, और अशोक जो है बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। ये तो सर्वप्रचलित युद्ध है और एक ऐसी घटना है कलिंग युद्ध जिसने अशोक को पूरा परिवर्तित कर दिया, और इसका विवरण जो मिलता है हमको वो शिलालेख 13वें में ही प्राप्त होता है। लघु शिलालेख फर्स्ट, रुमिंद स्तंभलेख वेन सांग से नहीं बल्कि शिलालेख, विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा ए, शिलालेख 13 में से। ये जो घटना है अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की घटना है। कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 8वें वर्ष हुआ था और लगभग 261 ईसा पूर्व में यह घटना हुई थी। 261 ईसा पूर्व में यह घटना हुई थी। इसने अशोक के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। इस घटना के बाद ही वह युद्ध होगारे से थोड़ा सा विमुख हुए। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ प्राप्त होता है? शिलालेख 13 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी दशरथ या डी कुणाल। तो बिंदुसार जो था, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, बिंदुसार। बिंदुसार जो था इसने क्या किया? बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख उसके किस उसमें मिलता है? शिलालेख में मिलता है। जैसे यहाँ हमने देखा मौर्य काल से और अशोक से, यह तीसरा प्रश्न है जो शिलालेखों से संबंधित है। तो शिलालेखों का अध्ययन तो करना ही होगा और अच्छे से उसको पढ़ना होगा, ताकि कोई भी प्रश्न सिर्फ एक वर्ष की परीक्षा में 3 प्रश्न केवल शिलालेखों से। तो यहाँ यह पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट होता है, जिसमें हमको देखना होगा कि किस शिलालेख से क्या मिलता है। समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध की बात कर रहा है ये, जो अशोक के समकालीन शासक थे उनके मैत्रीपूर्ण संबंध, और इससे कई बार कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं। जैसे एक एक सिंगल भी पूछ लेता है, तो हम देखेंगे इसमें बनाए रखा, इसका उल्लेख मिलता किस में है। तो सबसे पहले उत्तर देख लेते हैं। ए लघु शिलालेख 1 में, बी स्तंभ लेख 7 में, सी वैराट अभिलेख में, या डी शिलालेख 13वें में। तो इसका उत्तर हो जाएगा समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध, ये शिलालेख 13वें में मिलता है। ये जो है शिलालेख 13वें में प्राप्त होता है। अब हम इसी के साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि किन किन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख हमें मिलता है। 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कितने थे? ये 5 थे यवन राजा। एक प्रश्न यह भी है, और
5 जो थे यवन राजा थे। आगे ये भी देख लेते हैं किससे किससे संबंध थे इसके। तो उसमें एक अंतिकिन था, अंतिकिन, और ये कहाँ का था? ये सीरिया का था। इसके बाद से तुर्माय, तुर्माय जो था वो मिस्र का था। इस प्रश्न में सारी एक चीज गलत हो गया। अंतिकिन जो था वो अंतिकिन अंतिकिन मेसिडोनिया का राजा था। ये मेसिडोनिया हो जाएगा। ये छोटे छोटे कन्फ्यूजन होते हैं। और अंतियोक जो था वो सीरिया का था। अंतियोक ये सीरिया का था। मग जो था वो साइरिन का था। मग साइरिन हो जाएगा। और अलिक सुंदर एपिरस का था। एपिरस। यही वो 5 राजा हैं, यही वो 5 शासक हैं जिनसे मैत्रीपूर्ण संबंध इन्होंने बनाए रखा। और इसका उल्लेख ये कहाँ करते हैं? तो 13वें शिलालेख में करते हैं, जिसमें अंतियोक सीरिया, तुर्माय मिस्र, अंतकिन मैसिडोनिया, मग साइरिन और अलिक सुंदर एपिरस का राय था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? इसका भी बड़ा रोचक प्रसंग है। ऐतिहासिकता के मुख्य साक्ष्य के बारे में विकल्पों में देखेंगे अभिलेख, मुद्रा, फायान का विवरण और आर्य मंजूश्री मूल कल्प। यह 4 विकल्प दिखाई देते हैं। तो ऐतिहासिकता का जो मुख्य साक्ष्य है उसका आंसर हो जाएगा क्या? मुद्रा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कांचगुप्त की ऐतिहासिकता जो आती है, जो प्रश्न ऐतिहासिकता का आता है, वो कहाँ से रिलेटेड है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना था। समुद्रगुप्त के अन्य भाई भी थे जिन्होंने उनके निर्वाचन का विरोध किया था और उनसे उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो कांच नामक भाई ही था। कांच नामधारी कुछ सिक्के मिलते हैं और इनके मुख भार पर राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख। कांच पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग को जीतेगा उत्कीर्ण है और सर्वराजुच्छेता का विरुद्ध भी अंकित है। तो कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का जो साक्ष्य हो गया वो क्या हो गया? मुद्रा हो गया। और उसका प्रसंग भी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदसौर प्रशस्त की रचना किसने की थी? मंदसौर हरिशेन, ए हरिशेन, बी वीरसेन, सी बाणभट्ट या डी वत्सभट्टी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? डी वत्सभट्टी। मंदसौर प्रशस्ति के बारे में जान लेते हैं। मंदसौर प्रशस्ति है किसकी और कहाँ स्थित है? तो मंदसौर जो है ये प्राचीन जो मालवा है वहाँ मालवा में स्थित है। ये जैसे प्रश्नों के संदर्भ में अगर हमको ये क्लियर हो कि कब का है, कहाँ स्थित है, किस शासक का है, तो उसका उत्तर लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये प्राचीन मालवा में स्थित है। कुमारगुप्त के लेख विक्रम संवत 529 की तिथि इसमें दी गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है। इसकी रचना वत्सभट्टी ने की। वत्सभट्टी जो था वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का भी वर्णन हमको मिलता है। तो मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने किया था? वत्सभट्टी ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हम जानते हैं चंद्रगुप्त, विकल्प ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त या डी बुद्धगुप्त। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय हुआ था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? भीतरी स्तंभलेख जो है ये स्थित कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। भीतरी का जो स्तंभ लेख है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है ये। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त का वर्णन जो है के युद्ध का वर्णन मिलता है। इस भीतरी के जो स्तंभलेख है इस पर यह वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की? तो ए कांचगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त या डी स्कंदगुप्त। तो चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी चांदी की गुप्त शासकों में, गुप्त नरेशों में? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? एक प्रश्न हमने पहले देखा, स्कंदगुप्त का भीतरी का जो अभिलेख है जिसमें हूणों के आक्रमण का वर्णन मिला, और वह था भीतरी का स्तंभलेख। और यहाँ फिर एक स्तंभलेख से प्रश्न है कि हर्ष की पराजय का संदर्भ कहाँ मिलता है? राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? यहाँ भी एक अभिलेख आ गया। हम अभिलेखों को देखेंगे, बांसखेड़ा, एहोल, ग्वालियर, पेहोवा। इस प्रश्न का उत्तर पहले लगाएंगे, हर्ष से संबंधित अभिलेख है कौन सा? तो इसमें बी है, एहोल अभिलेख। और यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है जिसमें ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं, जो एहोल अभिलेख है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था? अभी हमने देखा कि इसके पूर्व प्रश्न में मैंने देखा कि राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है, तो हमने देखा एहोल अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा कि यह पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है इसका रचनाकार कौन था? तो इसका रचनाकार जो था वो हरिशेन, वत्सभट्टी, वीरसेन या रविकीर्ति। सबसे पहले विकल्प देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय की एहोल अभिलेख का जो एहोल अभिलेख है इसका रचनाकार कौन था? तो इसका रचनाकार हो जाएगा रविकीर्ति। विकल्प डी आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी एहोल अभिलेख की चर्चा हो ही चुकी है। ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 का एक अभिलेख है, और एहोल अभिलेख कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है ये एहोल। और यहाँ पे ये भी आ गया कि इसके रचनाकार कौन है, तो रविकीर्ति हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना था? कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक और भास। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बाणभट्ट। बाणभट्ट ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना। साथ ही साथ मेघातिथि ने भी सती प्रथा का विरोध किया था। मेघातिथि ने भी सती प्रथा का विरोध किया था। तो बाणभट्ट और मेघातिथि दो ऐसे विद्वान हो गए जिन्होंने उस समय की सती प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट ने किसे हूण हरिण केसरी कहा था? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या नरवर्धन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
सी, हुरहरी केसरी किसे कहा गया था? तो ये कहा गया था प्रभाकर वर्धन को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? सर प्रचलित प्रश्न है। चालुक्य, पल्लव, पांड्य, चोल। तो ग्राम शासन की जो सबसे उन्नत ग्राम शासन की व्यवस्था थी वो किसकी थी? चोलों की थी। निरालंबा सरस्वती, सरस्वती अब निराश्रय हो गई, पर एक कवि की शोक अभिव्यक्ति किसकी मृत्यु पर की गई है? तो ये भोज परमार जो थे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भोज परमार के क्या नाम है कि जब मृत्यु हुई थी तो पहले जो भोजों का जो राजधानी थी, परमारों का पहले जो शासन का केंद्र था वो उज्जैन था, तथा राजधानी तत्पश्चात राजधानी को धारा स्थानांतरित कर दिया गया था। राजा भोज की मृत्यु के पश्चात विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा था, आद्य धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती। तो वही निरालंबा सरस्वती का जिक्र यहाँ किया गया है। तो ये भोज के परमार की जब मृत्यु हुई थी तो इस तरह से अभिव्यक्ति की गई थी। गोविंद चंद गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की? नवसाहसांकचरित, रामचरित, कादंबरी और कृत्यकल्पतरू। इसमें रचनाओं को हमको जानना होगा। इस प्रश्न में इसका उत्तर हो जाएगा सी, कृत्यकल्पतरू। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, आप प्रश्न के विकल्प को देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से, विजयनगर के इतिहास से। तो हम सब जानते हैं कि राजतरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची है, मिलाने को दे रहा है। नवसाहसांक चरित, गौडवाहो, राजतरंगिणी और विक्रमांक देवचरित। तो नवसाहसांक चरित किसने लिखा था? नवसाहसांक चरित जो लिखा था वो पद्म गुप्त जी ने लिखा था। ये हो जाएगा 2। उसके बाद से गौडवाहो किसका है? तो ये गौडवाहो वाकपत राज का है 1। यहाँ हम देखते चलेंगे, पहले 2 हो गया फिर 1 हो गया। राजतरंगिणी कल्हण हमने पढ़ाई है। राजतरंगिणी हो जाएगा कल्हण, यानी कि हो गया 4। और यहाँ से हमको विकल्प मिल जाएगा 2, 1, 4 जब हम लगाएंगे तो विकल्प बी आंसर में सहज ही मिल जाएगा। अब एक ही बचा है विक्रमांक देवचरित, तो ये हो जाएगा बिल्हड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला मित्रों यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा। हमारा ये प्रयास है कि पूर्व वर्षों में जीआईएससी के जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको क्रमवार, जैसे पहले प्राचीन इतिहास का खंड चल रहा है, और जब प्राचीन इतिहास के सारे प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हो जाएगी तो हम मेडुअल लेके आएंगे और फिर उसके बाद आधुनिक भारत लेके आएंगे, ताकि हमारी वीडियोज़ को अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, तो आपको वो प्रश्न सारे जो पूर्व वर्षों में आए हों रिवीजन हो जाए, रिवीजन करने में सहायक हो। धन्यवाद दोस्तों।